हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे प्री मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के बारे में। तो दोस्तों प्री मार्क्सिस्ट सोशलिज्म की जो एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ये जो थ्योरी है, मैंने आपको बताया था कि इस पूरी की पूरी टर्म का कोई मतलब होता है, वो आज के लेक्चर में अभी हम समझेंगे। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर तरीके से डिफरेंस बताया था मार्क्सिज्म और सोशलिज्म के बारे में। और एक इम्पॉर्टेंट थंब रूल आपको याद रखने को मैंने कहा था, जिसको आपको याद रखना है इफ़ यू आर लर्निंग द थ्योरीज ऑफ सोशलिज्म या फिर कार्ल मार्क्स की मार्क्सिज्म। सोशलिज्म मैंने आपको बोला था कि ये एक ब्रॉडर प्रिंसिपल, एक ब्रॉडर थ्योरी होती है। और कार्ल मार्क्स की ये जो मार्क्सिज्म की थ्योरी है, ये एज सच नैरो तो नहीं है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फिलॉसफी है, क्योंकि ये कार्ल मार्क्स के नाम से ही उजागर हुई है। कार्ल मार्क्स के नाम में जो सरनेम है ना, उसका मार्क्स, उसी से निकली है ये वाली पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक फिलॉसफी। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्क्सिज्म के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कार्ल मार्क्स ने तीन चीज़ों को एनालाइज करा था, जो कि मैंने आपको एक रेडीमेड आंसर बनाकर दे दिया था कि अगर मार्क्सिज्म के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो वो तीन चीज़ें आपको लिख कर आनी है। हमने बात करी थी हिस्टोरियल मटेरियलिज्म की, डायनेमिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी की और क्लास स्ट्रगल की। और कार्ल मार्क्स ने जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं उनको क्या बोलता था कार्ल मार्क्स उनके लिए टर्म यूज करता था ओनर्स ऑफ कैपिटल के लिए बोर्जुआजी। ठीक है। और जो वर्कर्स जो होते थे उनके लिए वर्ड यूज करता था प्लोरिटेरिएट। तो मैंने आप लोगों को ये भी समझाया था कि अगर पेपर के अंदर कोई सी भी थ्योरी आती है, वहां पर आपको अगर वर्कर्स या कैपिटलिस्ट क्लास अगर लिखना है, आप कहीं पर भी बेफिक्र होकर लिख कर आओ, किसी और की पॉलिटिकल थ्योरी में, जीएस के आंसर्स में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर मार्क्सिज्म की फिलॉसफी के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, या खुद से अगर आपको कार्ल मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये क्लास स्ट्रगल का मेंशन करना हो, वर्कर्स वर्सेस कैपिटलिस्ट क्लास, तो आप पहले बोर्जुआसी टर्म लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे द कैपिटलिस्ट क्लास, ठीक है, या फिर ओनर्स ऑफ कैपिटल वर्सेस द प्लोरिटेरिएट, दैट इज द वर्किंग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वर्कर्स। ठीक है। अब दोस्तों प्रीवियस लेक्चर को वाइंड अप करते हुए मैंने आपको जो सोशलिज्म है उसका आइडिया, उसके कोर प्रिंसिपल्स, उसका गोल बताया था। मार्क्सिज्म के कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने आपको कार्ल मार्क्स की ये स्पेसिफिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फिलॉसफी है जो मार्क्सिज्म की, उसके तीन पहलू समझाए थे: हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, क्लास स्ट्रगल एंड डायनेमिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। और कार्ल मार्क्स ये बोलता था, वैसे सोशलिज्म थ्योरी का भी यही मानना है, कि कैपिटलिस्ट लोग जो होते हैं, जो पूंजीवादी लोग होते हैं, उनके हाथ में क्योंकि सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज कॉन्सेंट्रेट होते हैं, इस वजह से वर्कर्स या डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या वर्किंग क्लास के जो लोग होते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते इकोनॉमिक लेडर में। रिच और पुअर का गैप जो है वो हमेशा रह ही जाता है। उसी को एनालाइज करते हुए चाहे सोशलिस्ट थिंकर्स हों चाहे मार्क्सिस्ट थिंकर्स हों, वो हमेशा बात करते हैं कि ये जो ग्रोथ ऑफ इनइक्वालिटी है, असमानता जो बढ़ती है समाज के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, हमें उसको अरेस्ट करना चाहिए, हमें उसको बेसिकली कर्ब करना चाहिए, यानी कि प्रॉपर तरीके से हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए। और कंट्रोल करने के पीछे ही ये प्रोमलगेट करी गई थी ये फिलोसफीज, ये थ्योरीज ऑफ सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म। ठीक है। मार्क्सिज्म की थ्योरी मैंने आपको ये भी बताया था, एक और बात याद रखना कि वो थोड़ी सी एज कम्पेयर टू सोशलिज्म एक रेवोल्यूशनरी रेडिकल अप्रोच होती है। क्योंकि सोशलिज्म के अंदर जब हम क्लास स्ट्रगल की या कैपिटलिस्ट क्लास वर्सेस वर्किंग क्लास की बात करते हैं, तो वो ज़्यादातर आइडिया थोड़ा सा फिलोसफिकल या साइकोलॉजिकल लेवल पर होता है। लेकिन कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है, वो हालांकि कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी ही बनाई थी। अब थ्योरी, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी एक पर्सन के दिमाग का एक विचार होता है, और वो एक प्रकार से ऐसा विचार था जिसकी वजह से सच में एक क्रांति लेकर आया था कार्ल मार्क्स अपनी विचारधारा की वजह से। पूंजीवादी व्यक्तियों से पावर को छीन कर उसने सच में बोर्जुआजी क्लास से पावर को स्नैच करवा कर प्लोरिटेरिएट को दी थी पावर। ठीक है, उनको सत्ता में बैठाया था। तो कार्ल मार्क्स की मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी को, मार्क्सिज्म की फिलॉसफी को, मार्क्सिज्म की थ्योरी को हम लोग थोड़ा सा एज कम्पेयर टू सोशलिज्म
एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच मानते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर की बातों को ही कंटिन्यू करते हुए दोस्तों, मैंने आपको ये नहीं बताया था अभी तक कि मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी का गोल क्या होता है। तो चलो उसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा बन गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस लेक्चर में मैं आपको फ्रेश तरीके से आगे की बातें कवर करवाऊंगा। मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी के गोल क्या है। देखो, मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी के थ्रू कार्ल मार्क्स हमेशा एक सपना देखता था, या आगे चलकर जो भी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले जो भी थिंकर्स और थ्योरिस्ट और जो फिलोसफर्स रहे हैं, उनका एक सपना ये रहता है कि समाज के अंदर या जो सामाजिक व्यवस्था है वो एक प्रकार से कम्युनिस्ट व्यवस्था होनी चाहिए। इट शुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। ये इनका अल्टीमेट गोल है। अब आगे चलकर मैं आपको ये भी बता दूंगा जब आगे के लेक्चर्स हम करेंगे कि अभी आपने मेरे साथ ये आइडियोलॉजी को सीख लिया है ना, कि सोशलिज्म क्या है, आपको आज के बाद आप कोई डाउट नहीं होगा। मार्क्सिज्म क्या है, आपको इसमें भी आज के बाद कोई डाउट नहीं होगा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पूरे 45-50 मिनट लगाकर डिटेल से इन दोनों को समझा था। अब मुझे जो आपको आगे चलकर समझाना है वो समझाना है जो हम, जैसे कोल्ड वॉर वाली बुक के अंदर जो क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है, क्लास 11th की जो पॉलिटिकल थ्योरी की जो एनसीईआरटी है, जीएस की क्लासेस में हमेशा मैंने आपको सोशलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म के अंदर फ़र्क बता रखा है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने सोशलिज्म के साथ प्रॉपर तरीके से इस आइडियोलॉजी को भी समझ लिया था कि कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी क्या होती है, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के बर्थ के रूट्स क्या हैं, ये पैदा कैसे हुई थी, कब हुई थी, वो सरकमस्टांसेस दुनिया के अंदर क्या चल रहे थे। सोशलिज्म ब्रॉड आइडियोलॉजी है, इससे इमर्ज होकर मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी कैसे आई, और मार्क्सिज्म से आगे जाते हुए कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी कैसे इमर्ज होगी, उसके बारे में हम आगे जानेंगे, राइट जगह पर जानेंगे उसके बारे में। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ जाओ, मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी जब बात करती है, इसका अल्टीमेट गोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हर थ्योरीज का अल्टीमेट गोल याद रखना है। मैंने आपको कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को समझाने के बाद उसका गोल बताया था, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को समझाने के बाद उसका गोल बताया था, मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी समझाती थी, उसका गोल नहीं बताया था प्रीवियस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम जानते हैं इसका गोल, मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी का गोल है इसका कम्युनिस्ट सोसाइटी का गठन करना। सामाजिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कि कम्युनिस्ट लाइंस पर हो। तो ये बेसिकली है क्या, ये समाज होता क्या है। अगर हम बोलें कि किसी समाज की व्यवस्था कम्युनिस्ट आधार पर है तो वो कैसी होगी। यहां पर क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि कार्ल मार्क्स अपनी विचारधारा के अंदर एज कंपेयर टू सोशलिज्म वो थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी है, थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा ही है वैसे तो, और इसके साथ साथ वो रेडिकल भी है। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी एक वो सोसाइटी मानी जाती है जहां पर जो ये क्लास बेस्ड डिस्टिंक्शंस है ना, जिसको हम प्रीवियस लेक्चर में नाम दे रहे थे क्लास स्ट्रगल्स अंडर मार्क्सिज्म, बोर्जुआजी वर्सेस प्रोलेटेरिएट, क्लास डिस्टिंक्शंस, और जो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, कि प्रॉपर्टी रिसोर्सेस कुछ लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं लेकिन वो सब लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, कार्ल मार्क्स अपनी विचारधारा को, मार्क्सिज्म की विचारधारा को प्रेजेंट करते हुए कम्युनिस्ट सोसाइटी की डेफिनेशन या उसका गोल बताते हुए इस कदर अपनी फिलॉसफी को वो आगे चलकर एक्सप्लेन करता है। कहता है कि ये जो क्लास डिस्टिंक्शंस हैं और ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कंप्लीट तरीके से एलिमिनेट हो जाना चाहिए। दिस इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाइल अंडरस्टैंडिंग मार्क्सिज्म। वो एलिमिनेट ही कर देना चाहिए हमें। और एलिमिनेट जो है, अगर आप करने की कोशिश करोगे क्लास डिस्ट्रक्शंस और प्राइवेट प्रॉपर्टी को, तो अल्टीमेटली आप किसको टारगेट कर रहे हो, कैपिटलिज्म, राइट। अब जो पूंजीवादी व्यक्ति हैं कि प्यार से आपको करने देंगे ये चीज खत्म। अगर क्लास डिस्टिंक्शंस खत्म हो गई तो वो अपना जो शानो शौकत है, महंगे महंगे बंगले हैं, गाड़ी हैं, वो तो उनके हाथ होते चला जाएगा। और प्राइवेट प्रॉपर्टी में तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आपके पास चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन आपके पास खुद का लैंड है, खुद के रिसोर्सेज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सब प्राइवेट प्रॉपर्टी के डेफिनेशन के अंदर आता है। या फिर आपके दिमाग के अंदर जो प्रॉपर्टी वर्ड को समझकर
एक ज़मीन का टुकड़ा, चाहे वो खेती बाड़ी वाला हो या फिर एक बिल्डिंग हो, आपका घर हो, वो भी प्रॉपर्टी का पार्ट ही है। अगर आप उसको प्रॉपर्टी को वैसे समझना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी सबको इक्वली मिल ही नहीं पाती है। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में बड़े और छोटे छोटे लैंड की बात ही नहीं है। लैंड किसी किसी के पास तो है ही नहीं, रिसोर्सेज तो किसी किसी के पास है ही नहीं। जॉब्स करते हुए जो वर्कर्स हैं उनका तो शोषण होता है। मेहनत मजदूरी वो करें, पसीना वो बहाएं, और एसी वाले कमरों के अंदर, बड़ी बड़ी आलिशान बंगलों के अंदर, लंबी लंबी गाड़ियों के अंदर घूमते हैं पूंजीवादी व्यक्ति। अब कैपिटलिस्ट लोग इतनी आसानी से ये क्लास डिस्टिंक्शंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को यू टर्न तो करने नहीं देंगे। तो कार्ल मार्क्स फिर आगे चलकर इसी विचारधारा के अंदर अल्टीमेट एक कंक्लूजन ये दे देता है, लेट्स डू रेवोल्यूशन, क्रांति लेकर आते हैं, तोड़ो इनको पूंजीवादी व्यक्तियों को, मारो इन सालों को। इसलिए कार्ल मार्क्स की विचारधारा किताबों तक कभी सीमित नहीं रही। ये इतिहास के पन्नों में पहला ऐसा फिलोसोफर और थ्योरिस्ट बना था जिसने अपनी आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करने के बाद जब वो मासेस तक पहुंची, इसको तो देश निकाला भी दे दिया गया था अपनी विचारधारा के चक्कर में। इसको देश छोड़ना पड़ा था जिस देश का ओरिजिनली ये नागरिक था। बाद में आगे चलकर आप सीखोगे कि इसने अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस वगैरह स्टार्ट करी थी और सरकारें कांपती थी ये जो अपना वीकली बाय वीकली एक मैगजीन और न्यूज़पेपर जो निकालता था। अभी मैं उन राज को इसलिए नहीं खोलना चाहता हूँ क्योंकि जब इंट्रोडक्शन आएगा इन सारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का, फिलोसफर्स का, तो हर किसी की लाइफ के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको जब बताऊंगा तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी एक पैदा होगी। क्योंकि आप किसी के जीवन काल को जब समझोगे ना किसी पॉलिटिकल फिलोसफर के, तभी आप उनकी फिलोसफी को समझ पाओगे। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कोई भी पॉलिटिकल फिलोसफर जब एक पॉलिटिकल फिलोसफी को प्रेजेंट करता है या उसने करी हुई है, हमें उसके सरकमस्टांसेस को समझना पड़ता है। तो अभी वो सरकमस्टांसेस मैं यहाँ रिवील कर दूंगा तो वो फ्लेवर खो जाएगा आपकी डिस्कशन से। जब राइट कॉन्टेक्स्ट के अंदर वहाँ पर डिटेल में बात होगी उसके बारे में, जब हम इसको बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर मार्क्सिज्म के टॉपिक के अंदर। तो खैर, रेवोल्यूशन की ये बात करता है, ठीक है। तो अल्टीमेट गोल है कम्युनिस्ट सोसाइटी का निर्माण करना जहाँ पर जो क्लास डिस्टिंक्शंस हैं और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये कॉन्सेप्ट एलिमिनेट होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपार्ट फ्रॉम कम्युनिस्ट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट, कार्ल मार्क्स ये भी बोलता है, या मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी इस चीज़ के अंदर भी बिलीव करती है कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी का मूल आधार अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का या उसका जो अस्तित्व है ना, वो होना चाहिए दो चीज़ों के ऊपर। एक कलेक्टिव ओनरशिप, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी जाएगी तो उसकी जगह कौन लेगा, वो लेगा कलेक्टिव ओनरशिप, ठीक है। और इसके साथ ही जो प्रोडक्शन होनी चाहिए, तो मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी के अंदर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, डेट देयर शुड बी प्रोडक्शन फॉर यूज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वर्कर्स अगर अभी तक बना रहे थे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के अंदर, फॉर्म्स के अंदर, अगर वो पैदा कर रहे थे, वो फायदा उन तक पहुंचना चाहिए। वो चीज उनको क्रेडिट के तौर पर मिलनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों, आप अच्छी तरीके से अभी तक मार्क्सिज्म और सोशलिज्म के बीच में क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, इनका कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है, इसको आप समझ गए हो। अब एक बारी ये कॉन्सेप्ट ताकि हमारे दिमाग में बिल्कुल फिक्स तरीके से बैठ जाए, तो हम यहाँ पर 4 पॉइंट्स के अंदर, जो कि आपके लिए अगेन एक रेडीमेड आंसर हो जाएगा आपके लिए, हम इन दोनों विचारधारा के अंदर कुछ की डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज को जान लेते हैं कि दोनों विचारधारा के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं और सिमिलैरिटीज क्या हैं। इनको जान लेते हैं, जो कि अगेन आपके लिए एक रेडीमेड आंसर हो जाएगा। और फिर जब आप इस टॉपिक पर मेरे साथ आओगे, सोशलिज्म और मार्क्सिज्म साथ में, क्योंकि हमें इनको पढ़ना पड़ता है, और उसके साथ कैपिटलिज्म तो मैंने आपको कवर करवा दिया, लेकिन कैपिटलिज्म एज सच हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होता है। तो सोशलिज्म और मार्क्सिज्म को करते हुए जब आप उसको पढ़ोगे उस टाइम पर, जब हम उस चैप्टर में उसके बारे में बात करेंगे, आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा। 95% काम आपका मैं ये 4 पॉइंट देकर यहीं डन करवा दूंगा, ठीक है।
सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्कोप की। दोनों को हम साथ में लेकर चल रहे हैं और साथ में इसकी स्कोप और डिफरेंस, मतलब ये सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, याद रखना, जो सोशलिज्म है ये आपका थंब रूल होना चाहिए वाइल रीडिंग सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म। सोशलिज्म एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जहां पर मैंने आपको बताया था अलग अलग प्रकार के सोशलिज्म आते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में, स्टेट सोशलिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था। उसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि देयर इज कोऑपरेटिव सोशलिज्म ऑल्सो, जैसा कार्ल मार्क्स प्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से कि देयर शुड बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव ओनरशिप, है ना। लेकिन मार्क्सिज्म की विचारधारा थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन उसका जो मूल आधार है, वो निकली हुई विचारधारा जो है मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी या कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है, वो सोशलिज्म से ही डिराइव हुई है। वो बस क्या है कि अपनी बात में उत्तेजित होते होते थोड़ा सा वो एक कड़वा रुख मोड़ लेता है, थोड़ा सा वो क्रांतिकारी वाली बातें कर देता है, रेवोल्यूशन की बात कर देता है। इसलिए हमें उसकी आइडियोलॉजी को थोड़ा सा एक अलग रूप देकर समझना पड़ता है। तो सोशलिज्म एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसके अंदर ब्रॉडर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपको अलग अलग प्रकार की वेरियस टाइप्स की सोशलिज्म की आइडियोलॉजीज मिलेंगी, जो कि एक पर्टिकुलर देश की या तो अर्थव्यवस्था के साथ रिलेटेड है या सामाजिक व्यवस्था के साथ रिलेटेड है। सोशलिज्म एज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी टॉक्स अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स। तो सोशलिज्म के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे प्रकार के सोशलिज्म आते हैं, और कुछ प्रोमिनेंट नाम जो हमने लिए थे, वैसे तो हमें बहुत सारी तरह के सोशलिज्म को कवर करना होता है अपने कोर्स के अंदर, PSIR के अंदर, लेकिन ब्रॉडर वाले और फेमस वाले मैंने आपको बताए थे, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, स्टेट सोशलिज्म, कोऑपरेटिव सोशलिज्म, ठीक है। और उनके छोटे छोटे मैंने आपको मीनिंग भी कवर करवा दिए थे। जबकि मार्क्सिज्म जो है, मार्क्सिज्म का स्कोप सिर्फ इतना सा है कि मार्क्सिज्म एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फिलॉसफी है जो कि एक बंदे के साथ एसोसिएटेड है, और वो बंदा कौन है? कार्ल मार्क्स। आगे चलकर वैसे आप ये भी समझोगे कि कार्ल मार्क्स का ही साथ देने वाला बिल्कुल उसी के जैसा बंदा जो उसकी थ्योरी में हामियां भरेगा, उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा, और वो बंदा कौन था? फ्रीड्रिक एंजल्स, या एंगल भी बोलते हैं हम उसे। वो बात की बातें वो हम बाद में सीखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे इंपॉर्टेंट पिलर की विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज, तो ये दोनों विचारधारा किस प्रकार की मेथोडोलॉजी को अपनाती हैं, ठीक है, किस प्रकार की मेथोडोलॉजी को अपनाती है, ये भी हमें सीखना चाहिए। मार्क्सिज्म जो है, कार्ल मार्क्स की जो ये विचारधारा है, इसकी विचारधारा के अंदर हमें एक प्रकार से एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क देखने को मिलता है। एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क देखने को मिलता है ताकि हम उस एनालिटिकल फ्रेमवर्क के जरिए, उस लेंस के जरिए हम सोसाइटी को समझ सकें, फॉर गेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी। जबकि जो सोशलिज्म है वो थोड़ी सी एक जर्नल टर्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो एक अम्ब्रेला टर्म है जहां पर अलग अलग प्रकार के सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात होती है। ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि यहां पर कोई गठबंधन और हम इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स की बात होती है कि समाज के अंदर ये वाली अर्थव्यवस्था भी हो सकती है, ये वाली सामाजिक व्यवस्था भी हो सकती है, और उसी को हम अलग अलग नाम देते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, स्टेट सोशलिज्म जो कि थोड़ी सी रेडिकल होती है, मैंने आपको बताई थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, और कोऑपरेटिव सोशलिज्म।
ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है? तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सोशलिज्म और मार्क्सिज्म की विचारधारा के अंदर रिलेशनशिप क्या है? देखो, मार्क्सिज्म की ये जो विचारधारा है जिसको कार्ल मार्क्स ने दिया था, ये एक प्रकार से फाउंडेशन बनती है, जिसको कार्ल मार्क्स ने प्रूव भी करा। यानी कि बेस है, ये एक पिलर है। इसकी विचारधारा को अगर कोई माने तो जितने भी थ्योरिस्टों ने इसको स्टडी करा है मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी को, तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाली है इसकी कि मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी जर्नली एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन की तरह काम करती है तो ये थ्योरी किस चीज की थ्योरेटिकल फाउंडेशन के लिए, इससे होगा क्या, ये किस चीज का बेस या पिलर बनेगी? अगर किसी को भी समाज में कोई सोशलिस्ट मूवमेंट्स लॉन्च करनी है ना, उसके लिए ये विचारधारा बनती है। और कुछ अगर उनको समाज के अंदर अपने सोशलिस्ट आइडियल्स लेकर आने हैं, जैसे आप यहां पर एग्जाम्पल के साथ ये लिख सकते हो कि इसी की विचारधारा से प्रभावित होते हुए, सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म की विचारधारा से प्रभावित होते हुए, आज़ादी की लड़ाई के समय ये जो गरम दल के नेता थे जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनकी जो पार्टी थी HRA, इन्होंने इसी सोशलिस्ट आइडियल्स को अपने पार्टी के अंदर मूल सिद्धांत के तौर पर उसके नाम के अंदर शामिल कर लिया था और फिर पार्टी का नाम बना दिया था HSRA। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो मार्क्सिज्म की विचारधारा एक तरीके से थ्योरेटिकल फाउंडेशन ले डाउन करती है ताकि सोशलिस्ट मूवमेंट या जो आइडियल्स हैं वो आ सकें और उससे लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगेन ये आपके लिए एक थंब रूल है, यहां पर एक वार्निंग है। ये वार्निंग मैं नहीं दे रहा हूं, मार्क्सिज्म को पढ़ने वाले जो लोग हैं, जो थ्योरिस्ट हैं, उनका कहना है, ये उन फिलोसफर्स का कहना है जो मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी को पढ़ते हैं, उन पॉलिटिकल फिलोसफर्स का एक कहना है कि देयर इज अ वार्निंग, देयर इज अ कॉशनरी नोट कि ऑल्दो मार्क्सिज्म सर्व्स एज अ थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉर सोशलिस्ट मूवमेंट्स एंड सोशलिस्ट आइडियल्स, बट Marxism, it is not the only source. It is not the only source of socialist thought. अगर आपको ये सोशलिज्म की विचारधारा, सोशलिस्ट मूवमेंट, सोशलिस्ट आइडियल्स को अगर अडॉप्ट करना है, हालांकि हमने एग्जाम्पल लिखकर ये प्रूफ तो कर दिया कि हाँ भाई भगत सिंह जैसे जो नेता थे उन्होंने अपनी पार्टी के नाम में भी इसकी विचारधारा को अडॉप्ट करा, वो कहीं ना कहीं प्रभावित थे मार्क्सिज्म एंड सोशलिज्म से। और भारत के अंदर ये चीज़ का हमारे पास पुख्ता सबूत भी है कि HRA का नाम HSRA कर दिया गया था इन क्रांतिकारियों के द्वारा। लेकिन हमेशा अगर आपको कोई भी सोशलिस्ट विचारधारा रखनी है या सोशलिस्ट मूवमेंट या आइडियल्स को अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हो, सोशलिस्ट मूवमेंट को लॉन्च करना चाहते हो, पॉलिटिकल फिलोसफर्स हमें ये बताते हैं कि मार्क्सिज्म के लेंस के जरिए जरूरी नहीं है कि अगर आप मार्क्सिज्म को पढ़ोगे, मार्क्सिज्म की विचारधारा को समझोगे, मार्क्सिज्म के पाथ पर चलोगे तो ही आप सोशलिस्ट मूवमेंट्स या सोशलिस्ट आइडियल्स को ला सकते हो अपने देश के अंदर या अडॉप्ट कर सकते हो। इट इज वन ऑफ द सोर्स बट इट इज नॉट द ओनली सोर्स, क्योंकि सोशलिज्म की मूवमेंट्स या सोशलिस्ट मूवमेंट जो है या सोशलिस्ट आइडियल्स जो हैं वो बिना मार्क्सिज्म को पढ़े हुए भी एज अ थ्योरी इंप्लीमेंट करे जा सकते हैं, क्योंकि सोशलिज्म अपने आप में एक ब्रॉडर प्रिंसिपल है एज कंपेयर टू मार्क्सिज्म। ये उन पॉलिटिकल फिलोसफर्स का कहना है। तो ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है ना, जो वार्निंग है, ये इस पॉइंट से डिराइव होती है, इसके स्कोप से, कि सोशलिज्म का अस्तित्व अपने आप में मार्क्सिज्म की विचारधारा से काफी अलग है, क्योंकि मार्क्सिज्म की विचारधारा होती ही नहीं दुनिया में अगर कार्ल मार्क्स नहीं होता। वो एक बंदे के सरनेम के साथ उजागर हुई एक विचारधारा बनी। अब दोनों में चौथे पॉइंट के अंदर
हम एक सिमिलैरिटी की बात भी कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू हेडिंग ऑफ क्लास स्ट्रगल। दोनों सोशलिज्म और मार्क्सिज्म जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं इस क्लास स्ट्रगल के कॉन्सेप्ट को, लेकिन मार्क्सिज्म की विचारधारा इस क्लास स्ट्रगल के कॉन्सेप्ट को लेकर थोड़ी सी ज्यादा सेंटी है, क्योंकि मार्क्सिज्म की विचारधारा के अंदर इस क्लास स्ट्रगल के कॉन्सेप्ट को सेंट्रल रोल दिया गया है। जब हिस्ट्री को हमें समझना हो और करंट समाज की व्यवस्था को अगर हमें समझना हो, और हिस्ट्री को कैसे, मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, कार्ल मार्क्स ये कहता था, और आगे चलकर मार्क्सिज्म के ब्रांच या डोमेन के अंदर जो भी पॉलिटिकल फिलोसफर्स आए जो कि मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी को मानते थे, उनका ये कहना था इतिहास गवाह है कि आज तक दुनिया के अंदर इकोनॉमिक फोर्सेस को पूंजीवादी व्यक्ति ही डिराइव करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस जो है, इसका क्वेश्चन जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास के लोग ही देते हैं। एंड इतिहास गवाह एक और चीज के लिए है कि पूंजीवादी व्यक्तियों के हाथ में जब ये पूरी इकोनॉमिक पावर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, उसकी वजह से देयर इज अ स्ट्रगल बिटवीन वर्किंग क्लास एंड कैपिटलिस्ट क्लास। उसके हिस्टोरिकल मेटलिज्म के कॉन्सेप्ट की वजह से ही सेकंड कॉन्सेप्ट आता है क्लास स्ट्रगल का, और क्लास स्ट्रगल के कॉन्सेप्ट की वजह से ही थर्ड कॉन्सेप्ट देता है कार्ल मार्क्स, डायनेमिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जिसमें उसने साफ तरीके से बोल ही दिया था कि कैपिटलिज्म इज अ सिस्टम जो कि एक्सप्लॉयटेशन को और इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है, समाज के अंदर असमानता पैदा करता है, और जिसकी वजह से वर्करों का, प्लोरिटेरिएट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का शोषण होता है। यह है दोस्तों पूरा का पूरा इसका बेस ऑफ मार्क्सिज्म वर्सेस सोशलिज्म। ठीक है, क्लास स्ट्रगल में आपको बस इतना याद रखना है कि दोनों सोशलिज्म और मार्क्सिज्म क्लास स्ट्रगल को एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन मार्क्सिज्म की थ्योरी के अंदर क्लास स्ट्रगल के कॉन्सेप्ट का सेंट्रलाइज्ड रोल है। वो पूरी जो विचारधारा है वो इसी क्लास स्ट्रगल के कॉन्सेप्ट पर टिकी हुई है। उन्हीं के वर्करों की, प्लोरिटेरिएट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अधिकारों की बात करता है कार्ल मार्क्स और मार्क्सिस्ट थिंकर्स एंड फिलोसफर्स। और जब वो ये कहते हैं कि वर्कर इस क्लास स्ट्रगल के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन दे आर स्ट्रगलिंग, नॉट क्वेश्चनिंग, नॉट रिवोल्टिंग, नॉट स्टैंडिंग अप फॉर देयर राइट्स, तो वो कहता है प्यार से पूंजीवादी व्यक्ति कभी नहीं मानेंगे आपको, आप राइट टाइम का इंतजार करते रह जाना, कुछ भी नहीं होगा। आओ सड़कों पर अपने अधिकारों के लिए डंडे, लाठियां, बंदूकें उठा लो और कर दो तख्ता पलट, ले लो इकोनॉमिक पावर अपने हाथ में। इसलिए इस बंदे की जो निंदा होती है ना, वो पॉलिटिकल फिलोसफर्स के द्वारा नहीं होती है कार्ल मार्क्स की, वो दुनिया की विभिन्न सरकारों के अंदर जहां पर पूंजीवादी व्यक्तियों के द्वारा सरकारें चलाई जाती थी, फंडिंग आती थी, वो सरकारें कांपती थी कि हमारे देश के लोग अगर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पे चलने लगे, मार्क्सिस्ट विचारधारा को अगर उन्होंने अपनाया, तो वर्करों के हौसले बुलंद हो जाएंगे, फिर हम शोषण किसका करेंगे। और जब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए वर्किंग क्लास या वर्कर आदमी होगा ही नहीं, तो हमारे ये जो आलीशान घर हैं, महंगी महंगी गाड़ियां हैं, इतनी रिचनेस है हमारी लाइफ के अंदर, ये इन्हीं के खून पैसों की वजह से तो है। अगर ये वर्कर गेम समझ गए इस चीज का और इन्होंने अगर विरोध करना स्टार्ट करा, तो उनकी संख्या है मेजॉरिटी की, हम पूंजीवादी व्यक्ति हैं माइनॉरिटी के, तो हमारा धूल में मिलना निश्चित है अगर वर्कर आदमी सड़कों पे अगर उतर आया तो। और कार्ल मार्क्स ने उतरवा कर दिखाया था, तख्ता पलट करवा के दिखाया था, सिर्फ अपने कुछ लेखों की वजह से, जिसको वो एक प्रेस चलाकर छापता था। धीरे धीरे करके लोगों को पढ़ने में इसको बहुत मजा आया। और इससे इंस्पिरेशन आप दोस्तों ये भी ले सकते हो, आगे बढ़ने से पहले इस लेक्चर में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, इससे आप इंस्पिरेशन दोस्तों ये भी ले सकते हो, कार्ल मार्क्स की इन्हीं हरकतों को एडॉप्ट करते हुए
भारत के अंदर अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल का पूरा एक सिनेरियो टाइमलाइन अगर आप देखोगे, स्पेशली जो गरम दल के नेता थे, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, या फिर जिनको रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट कहा गया, लाइक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, तो ये जो HRA HSRA के जो लोग थे, गदर पार्टी के जो लोग थे, होम रूल लीग मूवमेंट के जो लोग थे, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के जो लोग थे, हमेशा आप इनके फ्रीडम स्ट्रगल के आइडिया के अंदर या इनका जो तौर तरीका था उसके अंदर आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करोगे। अब आप मॉडर्न इंडस्ट्री पढ़ोगे ना तो इस चीज़ को नोटिस करना, हमेशा वो अपने थॉट को जब भी मासेस तक पहुंचाते थे, हमेशा दे यूज्ड सम फॉर्म ऑफ आर्टिकल या फिर न्यूज़पेपर या एक मैगजीन। लेखों का छपे हुए चीजों का सारा लेकर ही विचारधारा को बताया जा सकता है। ये इतिहास प्रूव कर चुका है भारत की आजादी की लड़ाई में। लेकिन जैसे आप HRA को अगर आप देखो, ये जो उस टाइम पर पैम्फलेट्स और जो प्लकार्ड्स जो छपते थे, ये इंस्पिरेशन, स्पेशली जिनको ये रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट कहा जाता है, HRA HSRA जैसी पार्टी के लोगों को, ये इंस्पिरेशन इनको मार्क्सिस्ट थिंकर्स और सोशलिस्ट थिंकर्स से ही मिली थी। और आपको पता भी है, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, अगर आपने मूवी देखी होगी, ये सब लोग किताबों में डूबे रहते थे उनकी विचारधारा को समझने के लिए। और जो जो रशिया में हो रहा था या दुनिया के अदर कोनों में हो रहा था, इन्होंने वही रणनीति अपनी आज़ादी की लड़ाई में अपनाई। तो अगर आपको ये जब भी कनेक्ट करना होगा ना, अभी तो आप चलो सीख रहे हो धीरे धीरे करके, एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि जब आपको एक फूड वेब बनाना पड़ेगा, लाइक यू हैव टू कनेक्ट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स विद वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स विद इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। यू हैव टू कनेक्ट सर्टेन आइडियोलॉजीज जिनका रूट, जिनका बर्थ जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज या पर्टिकुलरली यूरोपियन कॉन्टिनेंट के साथ एसोसिएटेड है, बट यू हैव टू कनेक्ट दीज आइडियोलॉजीज विद रिगार्ड टू सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है, इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। और जैसे इससे फायदा ये भी होता है, अगर आप 2020 का एक क्वेश्चन देखोगे ना यूपीएससी के प्रीलिम्स का, आपको मार्क्सिज्म और गांधीज्म की एक कंबाइंड आइडियोलॉजी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स के अंदर। और उस क्वेश्चन को हमेशा मैंने अपने फाउंडेशन कोर्स के लेक्चर में यही कहा है, उस क्वेश्चन को सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता था जिसका PSIR ऑप्शनल हो और जिसने इस टॉपिक को कर रखा है। याद है मयूर, हमेशा मैंने बताया था ना ये वाली चीज़, जब हम पॉलिटिकल थ्योरी वाली 11th क्लास की बुक वगैरह कर रहे थे NCERT, कि मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स और गांधी को एक बार कंपेयर करके एक प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी ने। और वो बहुत शॉकिंग क्वेश्चन था बच्चों के लिए, क्योंकि वो आपको नॉर्मल प्रिपरेशन करते हुए मिलेगा ही नहीं। क्लास 11th की NCERT में भी थोड़ा सा ही आप उससे इंस्पिरेशन ले सकते हो, लेकिन PSI में जब गहराई से आप इन दोनों विचारधारा के बारे में पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि वो क्वेश्चन की टोन ऐसी थी, उसने ये पूछा था कि ऐसा कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्टली मैं रिमेंबर, मतलब याद नहीं कर सकता उसे, कि दोनों मार्क्सिज्म और गांधीज्म की आइडियोलॉजी एक दूसरे से अलग है, बट ये दोनों किस पॉइंट पर एग्री करते हैं। अब सोचो ज़रा इसको तो वही आंसर कर सकता है जिसने PSIR ले रखा और जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो इन विचारधारा को लेकर। अब इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज है ना, तभी आप बिना अपना टाइम वेस्ट करे, दिमाग में आपके सेट होगा एक रेडीमेड इंट्रोडक्शन, एक रेडीमेड कंक्लूजन। बॉडी को क्वेश्चन की टोन के हिसाब से आप मोल्ड कर सकते हो PSIR ऑप्शन में। और ऐसी चीज़ों के कंधे पर बंदूक रखकर जब आप GS पेपर 2 के अंदर या GS पेपर 1 इंडियन सोसाइटी के अंदर या एथिक्स के अंदर अगर आप PSIR की लैंग्वेज को, आइडियोलॉजीज को, थिंकर्स को अगर आप वहाँ पर कोट कर आओ तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बूस्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करी। अभी भी लेकिन
हमें एक और लेक्चर दोस्तों इसके बारे में बनाना पड़ेगा, बिकॉज ये जो प्री मार्क्सिस्ट सोशलिज्म जो चीज़ है ये मैं पूरा आपको यहीं कवर करवाना चाहता हूँ। अभी तक हमने इसके ऊपर 80% अपनी कवरेज कर ली है, लेकिन प्री मार्क्सिस्ट सोशलिज्म का जो रूट है ना एंशिएंट वर्ल्ड में, और यहां पर हम अगले लेक्चर के अंदर मौर्यन एम्पायर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसका रूट सिर्फ यूरोप से रिलेटेड नहीं है प्री मार्क्सिस्ट सोशलिज्म का। ये सोशलिज्म जो कि कार्ल मार्क्स की मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी से आने से पहले, यहां पर सिर्फ सोशलिज्म के बारे में बात हो रही है, इस सोशलिज्म का जो अस्तित्व है, जो उसकी जड़ है, ये अगर इंडिया स्पेसिफिक बात करो तो ये आपको मौर्यन एम्पायर के टाइम में दिखेगी, और पर्टिकुलरली अशोकन रूल के टाइम पर आपको उजागर होती हुई दिखेगी। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के टाइम पे भी थी, लेकिन अशोका के टाइम पे ज्यादा दिखेगी। और अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अगर आप इसको समझना चाहते हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द सोशलिज्म, जिसको वर्ड कभी भी यूज नहीं करा सोशलिज्म, लेकिन वो जो टाइम था, किसका टाइम? प्लेटो और पाइथागोरस का, जो कि मैथ्स के अंदर जिन्होंने एक थ्योरी दी थी, पाइथागोरस थ्योरम जो आप पढ़ते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। प्लेटो प्लस पाइथागोरस पहले ऐसे थिंकर्स माने जाते हैं जिन्होंने सोशलिज्म वर्ड ना यूज करते हुए सोशलिज्म को समझाया था। और इंडिया के अंदर मौर्यन एम्पायर के अंदर अशोका वो सम्राट माना जाता है जिसने सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को ये वर्ड यूज ना करते हुए उसने ऐसी सामाजिक व्यवस्था बना रखी थी अपने मौर्यन एम्पायर के अंदर, जिसकी शुरुआत उसके दादाजी ने चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी थी। और अगर उसने कर दी थी तो यानी कि इस सोशलिज्म का बेस भारत के अंदर डिराइव होता है फ्रॉम द फिलॉसफी या आइडिया ऑफ चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। एक ही बंदे हैं तीनों, चाणक्य बोल लो चाहे कौटिल्य बोल लो चाहे विष्णुगुप्त बोल लो, क्योंकि उसी की विचारधारा के बेसिस पर, उसी के आइडिया के बेसिस पर पूरा का पूरा फाउंडेशन ले डाउन करा गया था मौर्यन एम्पायर का। लेकिन इंडिया के अंदर अशोका सम्राट वो था जिसके अंदर एक प्रॉपर तरीके से सोशलिज्म आइडियोलॉजी की वर्किंग देखने को मिलती है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की तरफ अगर आप जाओ तो प्लेटो और पाइथागोरस की विचारधारा के अंदर आपको सोशलिज्म की आइडियोलॉजी देखने को मिलती है। फिर 19वीं सेंचुरी के अंदर हम जानेंगे सोशलिज्म के बारे में, कुछ यूटोपियन सोशलिस्ट थिंकर के बारे में जानेंगे। और ये मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ, ये जो तीन बंदे हैं जिन्होंने, जो कि सोशलिज्म की विचारधारा के साथ एसोसिएटेड है, इसके वन ऑफ द फाउंडर्स माने जाते हैं, चार्ल्स फॉरियर, सेंट साइमन एंड रॉबर्ट ओवेन, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ये तीनों यूटोपियन सोशलिस्ट माने जाते हैं। अब इनको यूटोपियन क्यों कहा जाता है वो हम आगे चलकर सीखेंगे। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।